कांवड़ यात्रा पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, कांवड़ियों के स्वागत के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, नियम के तहत करें यात्रा, मिला अधिक पुण्य। विधानसभा के मानसून सेशन की तारीख हुई तय, गैरसैंण में 19 से 22 अगस्त तक चलेगा विधानसभा का सत्र। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी की बीजेपी कर रही है सराहना, हनी पाठक बोले सनातन की रक्षा की पहल। देहरादून में पुलिस चेकिंग के दौरान 125 किलो डायनामाइट बरामद हुआ, 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से पुलिस कर रही पूछताछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां कांवड़ यात्रा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। सीएम धामी ने कहा कि कांवड़ियों के स्वागत के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, नियम के तहत कांवड़ यात्रा करें, नियम के तहत यात्रा से अधिक पुण्य मिलेगा। तो बड़ी खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि जो भी तमाम नियम या गाइडलाइन यहां पर जारी की गई है राज्य सरकार की तरफ से, उसी के तहत कांवड़ यात्रा को संपन्न करें और जो भी कांवड़िए आ रहे हैं उनका स्वागत लगातार सरकार के तमाम मंत्रियों की तरफ से किया जा रहा है और उसका जिक्र खुद सीएम धामी की तरफ से किया गया कि कांवड़ियों के स्वागत के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, नियम के तहत कांवड़ यात्रा करें। साथ ही उन्होंने कहा कि नियम के तहत ही यात्रा से अधिक पुण्य मिलेगा। तो बड़ी खबर लगातार साझा कर रहे हैं। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और उसको लेकर सीएम धामी का ये बड़ा बयान। कांवड़ यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और इसमें कई करोड़ कांवड़ यात्री देवभूमि उत्तराखंड आते हैं और यहाँ से माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को जाते हैं। उनकी यात्रा अच्छी हो, उसके हमने सारे प्रबंध किए हैं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। सभी कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और उनके यहाँ आने पर स्वच्छता, ये पूरी तरह से निर्धारित हो, उसके लिए हमने काम किया है। अगली बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त की मिल रही है, जहां उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तिथि अब तय हो चुकी है। आपको बता दें जो तारीख तय हुई है वो है 19 से 22 अगस्त, यानी कि 19 से 22 अगस्त तक गैरसैंण में अब सत्र का आयोजित होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह तारीख तय की गई है। कैबिनेट ने सीएम को इस दौरान बजट के सत्र के लिए अधिकृत किया था। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं क्योंकि इसका इंतजार विपक्ष भी यहाँ पर कर रहा है कि किस तरह से कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो प्रभावी तौर पर उठाने हैं, सत्ता पक्ष को आड़े हाथ उन मुद्दों के तहत लेना है। लेकिन अब वो तारीख भी सामने आ चुकी है जहां मानसून सत्र का अब जल्दी आगाज देखने को मिलेगा और इसकी शुरुआत गैरसैंण में होगी, जहां 19 से 22 अगस्त तक गैरसैंण में मानसून सत्र की तारीख अब तय कर दी गई है। तो बड़ी खबर, जहां 19 से 22 अगस्त तक गैरसैंण में सत्र का आयोजन होगा और ऐसे में दोनों ही पक्ष यानी कि बीजेपी कांग्रेस विपक्ष कोशिश ये करेगा सत्ता पक्ष को घेरने की। शुभांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शुभांगी, चूंकि देखिए 19 से 22 अगस्त तक गैरसैंण में मानसून सत्र का आगाज हो जाएगा, फिलहाल क्या तस्वीर और किस तरह से यहाँ पर रीति नीति आगे आने वाले समय के लिए तैयार की जाएगी? बिल्कुल, देखिए पिछली कैबिनेट में हमने देखा था कि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया था कि वो स्थान और समय जो है वो तय करेंगे और ऐसे में अब इसकी घोषणा हो चुकी है कि 19 से 22 अगस्त को मानसून सत्र का आयोजन होगा और इस बार हमारी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है भराड़ीसैंण भवन में ये सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। ऐसे में तमाम तैयारियां की जा रही है। जैसे हमने देखा था कि पिछली बार जब सत्र हुआ था तो कोशिश ये की गई थी कि इस बार का जो सत्र है उसको डिजिटाइजेशन उसका किया जाए और पेपरलेस उसको बनाया जाए। इस बार भी क्योंकि अब ये दूसरा चरण है और दूसरे चरण में इस बार भराड़ीसैंण में सत्र होने जा रहा है, तो वहां पर भी इसी को लेकर तैयारियां की जा रही है। भवन का पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से निर्माण हुआ है, वहां पर साउंड प्रूफ बनाया गया है और इसके साथ साथ इस बार सत्र पेपरलेस हो, इस पर जोर दिया गया है। तो वहां पर तमाम तरीके की तैयारियां जो है वो चल रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं और 19 से 22 अगस्त को क्योंकि ये सत्र होना है, ऐसे में प्रश्न भी आ चुके हैं। 450 से ज्यादा प्रश्न अभी तक आए हैं। लेकिन अभी इस बीच एक बात ये भी है कि अभी संसदीय कार्य मंत्री कोई भी इस वक्त कैबिनेट में नहीं है, क्योंकि इससे पहले प्रेमचंद अग्रवाल थे और पिछले सत्र में एक बयान के दौरान जो पूरे प्रदेश के अंदर उबाल आया, उनको इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद से कोई भी इस पद पर नहीं है। मुख्यमंत्री ही जो अन्य पद हैं वो देख रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि सत्र होगा तो ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री बनाना जो है वो जरूरी हो जाता है। अब या तो किसी विधायक को इस मंत्री पद सौंपा जाएगा, विस्तार किया जाएगा कैबिनेट का, या फिर फिलहाल के लिए किसी मंत्री को
इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो इस पर भी अभी सरकार जो है वो विचार कर रही है। इसके अलावा भराड़ीसैंण में किस तरीके की तैयारियां होंगी, कैसे पेपरलेस इस सत्र को किया जाएगा, किस तरीके से साउंड प्रूफ वहां पर पूरा सिस्टम रहने वाला है, तमाम चीजों की तैयारियां लगातार की जा रही हैं। हालांकि शुभांगी देखिए, जब जब सत्र का आगाज होता है, तारीख यहाँ पर ऐलान होती है, तो उस दौरान विपक्ष की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे रिएक्शन सामने आते हैं जो कि विवाद खड़ा कर देते हैं। जब विपक्ष की तरफ से तारीख या फिर जो समय सीमा है उसको लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो इस बार का जो मानसून सत्र 1922 अगस्त तक आगाज होगा, उसको लेकर किसी तरह का कोई रिएक्शन विपक्ष का अभी तक सामने? बिल्कुल देखिए, क्योंकि विपक्ष हर बार ये बात कहता हुआ नजर आता है कि जब भी सत्र होता है तो उसकी तिथि, उसकी जो अवधि होती है वो बहुत कम दी जाती है। उसमें ना विपक्ष जो है सही से सवाल रख पाता है, ना उसके सही से जवाब मिल पाते हैं। और इस बार भी क्योंकि 19 से 22 तारीख तक ये सत्र आउट किया गया है, ऐसे में विपक्ष का लगातार कहना है कि इस बार भी फिर से उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है कि वो अपने प्रश्नों को रख सके या फिर उनका जवाब ले सके, क्योंकि इतने दिन में जो प्रोसेस होता है नहीं पूरा हो पाता है। विपक्ष ने हालांकि 450 से ज्यादा सवाल जो है अभी तक मिले हैं और विपक्ष इस बार पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है सरकार को घेरने के लिए। प्रदेश से जुड़े हुए तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो महिला अपराध हो या फिर अन्य जो बड़े मुद्दे विपक्ष लगातार प्रदेश के अंदर उठाता नजर आता है, उन्होंने इस बार प्रश्न तैयार किए हैं। और इस बार जो भी विभाग जिस भी मंत्री के पास है उनसे वो सवाल करते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं गहमा गहमी हर सत्र में नजर आती है। इस सत्र में भी वो नजर आने वाली है, लेकिन अवधि को लेकर इस बार भी विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है। ठीक है शुभांगी, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे ऑपरेशन कालनेमी की, जहां देवभूमि उत्तराखंड में साधु संत के वेश में धरकर आपको बता दें लोगों को ठगने वालों की अब खैर नहीं होगी। जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देश पर ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से ऐसे पाखंडियों पर लगाम कसी जा रही है। जहां मुख्यमंत्री ने कहा है कि आस्था के नाम पर सनातन को बदनाम करने वालों और लोगों की भावनाएं आहत करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं अब कांग्रेस ने ऑपरेशन कालनेमी को लेकर सरकार और बीजेपी पर चुटकी ली है। रिपोर्ट देखिए। धर्म की आड़ में ढोंग पर सख्त सीएम धामी। देवभूमि में शुरू हुआ ऑपरेशन कालनेमी। छद्म वेश धरे पाखंडियों पर लगेगी लगाम। कांग्रेस बोली ऐसे बीजेपी नेताओं पर भी सीएम दें ध्यान। कांवड़ यात्रा के विशाल धार्मिक आयोजन के समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देश पर प्रदेश भर में सक्रिय ढोंगी, फर्जी और छद्म भेषधारियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है। प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां असामाजिक तत्व साधु संतों का भेष धारण कर लोगों, खासकर महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख दिखाते हुए ऐसे पाखंडियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। त्रेता युग में साधु का वेश धरकर हनुमान को भ्रमित करने का प्रयास करने वाले मायावी राक्षस कालनेमी के नाम पर इस ऑपरेशन का नाम कालनेमी दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जैसे असुर कालनेमी ने साधु का भेष धारण कर भ्रमित करने का प्रयास किया था, वैसे ही आज समाज में कई कालनेमी सक्रिय हैं जो धार्मिक भेष धारण कर अपराध कर रहे हैं, जिन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक आस्थाओं का ये हमारा प्रदेश है, देवभूमि है। किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, सनातन को नुकसान न हो, छद्म भेष बदलकर जहाँ लोगों को धार्मिक उनकी भावनाएं आहत करने का काम करने वाले, इनको चिन्हित करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है। और ये एक सर्च अभियान भी होगा। हमारा पूरा प्रशासन इसमें पूरी तरह से ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा जो लोग अपना भेष बदल के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करते हैं, उनको ठगने का काम करते हैं, भ्रम का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। ऑपरेशन कालनेमी पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को ऑपरेशन कालनेमी के साथ ही बीजेपी के उन ढोंगी पाखंडी नेताओं पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, तभी ये ऑपरेशन सार्थक होगा। अरे कालनेमी चला रहे हैं, चलिए चलाइए, पर आपके भाजपा के तमाम नेता तो ढोंग और पाखंड के नाम पे समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं, समाज को बांटने की काम कर रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ वैमनस्य फैलाने वाले जो भाजपा के नेतागण हैं, ऐसे नेतागणों के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री को
सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तभी इस कालनेमी का कुछ मुहिम का जो है वो कुछ यथार्थ निकलेगा। धर्म का चोला ओढ़कर ढोंगी पाखंडी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू तो किया गया है, लेकिन देखना होगा कि इसके दायरे में गली मोहल्लों में घूम रहे छद्म वेशधारी साधु ही आते हैं या धर्म के नाम पर बड़ी दुकानें सजाकर लोगों को ठगने लूटने का काम कर रहे पाखंडियों पर भी कोई कार्रवाई होती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन कालनेमी को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने इसे एक सराहनीय और समायोजित कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान उत्तराखंड में उन असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है जो साधु संतों का भेष धारण करके आमजन विशेषकर महिलाओं को भ्रमित कर और ठगने का प्रयास किया जाता है। वहीं हनी पाठक ने आगे कहा कि इस ऑपरेशन के माध्यम से ऐसे तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जिससे सनातन धर्म की परंपरा और संत समाज की गरिमा की रक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। देखिए, ये जो सराहनीय कदम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है, ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय पहल रहेगी हमारे उत्तराखंड में। इसके तहत जो असामाजिक तत्व हम साधु संत का वेश धारण कर कर लोगों के साथ छल करने का काम कर रहे हैं, उस पर पूरी तरीके से रोक लगेगी। हमारी माताएं और बहनें जो एकदम आसानी से उनके चुंगल में फंस जाती हैं, जो लोग साधु संत का वेश धारण करते हैं, उस पर भी पूरी तरीके से उनको चिन्हित करके रोक लगाने का कार्य किया जाएगा। जहां शिव भक्त कावड़ लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं, तो वहीं हरिद्वार में कावड़ यात्रा के दौरान जुम्मे की नमाज पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। अब आपको बता दें कि ये मांग हिंदू रक्षा सेना अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने की है, जहां उन्होंने कहा कि कावड़ मार्ग पर मुस्लिम समूह मस्जिद दरगाह में जुड़ते हैं, इससे शिव भक्तों को असुविधा हो सकती है और दंडवत कावड़ की परंपरा का हवाला देते हुए स्वामी प्रबोधानंद ने चिंता जताई है। उनका कहना कि शिव भक्तों की आस्था और सुरक्षा सर्वोपरि है। स्वामी प्रबोधानंद ने मांग की है कि कावड़ यात्रा तक मुस्लिम समाज घर में ही नमाज अदा करे और उन्होंने कहा है कि सरकार संज्ञान ले कि कावड़ मार्गों पर भीड़भाड़ न होने पाए और धार्मिक टकराव न होने की अपील की है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। 2-3 बातें हैं कि कावड़ यात्रा वर्ष में एक बार आती है और पूरे विश्व के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और आस्था ही नहीं, बहुत तपस्या करते लोग। आप कल्पना कर दीजिए, 1 कुंटल एक आदमी जल लेकर के जाता है और फिर दंडवती परिक्रमा लगाते हुए दंडवती चलता है, उसको रखता है आगे फिर करता है। तो ऐसी तपस्या भारत में शायद कहीं दूसरी जगह होती होगी, पूरे विश्व में भी नहीं होती होगी ऐसी तपस्या। तो पूरे विश्व के लोगों को इसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इसीलिए मैं मुसलमान बंधुओं से भी आग्रह करूंगा कि कावड़ यात्रा के दौरान जो कावड़ यात्रा पर मस्जिदें पढ़ती हैं, शुक्रवार को वो नमाज ना पढ़े। वहीं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रही कावड़ यात्रा में पहचान छिपाकर ढाबे और होटल संचालन करने वालों के खिलाफ बाबा यशवीर महाराज ने एक अभियान चला रखा है, जिसमें उन्होंने कावड़ यात्रा के दौरान सिर्फ हिंदू भाइयों से सामान लेने की बात कही है और सभी दुकानों पर एक चित्र भेंट कर रहे हैं जिससे उसकी पहचान हो कि ये हिंदू है। वहीं महामंडलेश्वर उपेंद्र प्रकाश ने कहा कि कावड़ यात्रा आस्था का प्रतीक है, इसमें हिंदुओं से भी संभालने और हिंदुओं पर ही ढाबे और होटल पर खाना खाएं, उसको लेकर खास बातचीत की है। हमारी कावड़ वहाँ बनाते ही वो खंडित हो जाती है और उसमें कुछ ये ऐसे भी मिला देते होंगे कुछ न कुछ। तो ऐसे में अपने कावड़ भाइयों से यही कहा है मैंने कि वहाँ से कोई कावड़ न खरीदें और जो यहाँ 10% हिंदू कावड़ बनाते हैं उनसे कावड़ खरीदें, या 2 लोटे या 2 कनस्तरी छोटी छोटी लेकर के एक डंडे में बांध करके ले जाए, पवित्र गंगा जल लेकर के, वो पवित्र कावड़ हुई, वही कावड़ लगेगी। खंडित कावड़ अगर उन जिहादियों से खरीदे, थूक मूत्र वालों से, तो कावड़ लगेगी नहीं, लाना ले जाना बेकार होगा। कालनेमी ऑपरेशन छद्म वेश में, ऐसे संतों के वेश में जो समाज को गुमराह कर उनको धर्म भ्रष्ट करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी एक अभियान है।
कावड़ यात्रा शुरू होते ही कावड़ मार्ग पर अलग अलग प्रकार की कावड़ देखने को मिल रही है। अब इसी बीच एक कावड़िया विधायक मनमोहन भड़ाना के लिए पैदल कावड़ यात्रा लेकर गांव जाता हुआ नजर आया। हिंदी खबर ने उनसे खास बातचीत की। इस दौरान उनका कहना है कि वो चाहते थे कि मनमोहन भड़ाना विधायक बने और उनकी इच्छा जरूर पूरी हो, जिसके चलते वो पैदल कावड़ यात्रा लेकर गाँव जा रहे हैं और गाँव जाकर वो गंगाजल को विधायक को समर्पित कर देंगे, जिसके बाद विधायक जी मंदिर में वो जल चढ़ाएंगे। कावड़ यात्रा का तो आगाज हो चुका है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है कावड़ लेकर हर की पौड़ी में पहुंच रहे हैं और इस वक्त मैं हरिद्वार में ही मौजूद हूं। अलग अलग प्रकार के कावड़ जो है वो देखने को मिल रहे हैं और इसी वक्त मैं अभी सड़क से यहीं से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि आप देखिए, आपने कई सारे कावड़ देखे होंगे, पर ये भाई जो हैं वो मनमोहन भड़ाना जी जो कि विधायक बने हैं, उनके विधायक बनने की खुशी में ये पैदल कावड़ लेकर जाए हैं। मतलब आप समझिए कि कितनी लोकप्रियता होगी उनकी कि ये पैदल उनके लिए कावड़ लेकर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? गोटी गुज्जर पट्टी कल्याणा। अरे हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भोलेनाथ के नाम जयकारे लगाकर लेकर जा रहे हैं। आपके उसमें हम देख रहे हैं कि मनमोहन भड़ाना जी के लिए आप पैदल कावड़ लेकर जा रहे हैं। हाँ जी, पैदल कावड़ लेके जा रहे हैं। ये हमारे समालका से विधायक बने हैं बीजेपी पार्टी से, तो इस खुशी में, विधायक बनने की खुशी में हम पैदल कावड़ यात्रा बोल रखी थी, इसलिए वो लेके जा रहे हैं। अच्छा, तो आप चाहते थे कि वो विधायक बने? हाँ जी, पहले क्षेत्र के। हाँ जी, हमारे क्षेत्र के पहले से चाहते थे हम। हाँ जी, उन्होंने अच्छे काम किए। पहले आप इतनी लोकप्रियता है कि आप चाह रहे थे कि वो बनेंगे तो हम कावड़ लेके जाएंगे। हाँ जी, यही बात थी। तो आप उनके पास पहुंचाएंगे ये जो गंगा जल लेकर? गाँव में जल चढ़ाएंगे, विधायक जी खुद जल चढ़वाएंगे गाँव में। विधायक जी के पास ले जाएंगे और वो गाँव में आएंगे और अपने आप ही खुद आके जल चढ़वाएंगे शिव मंदिर में। तो आपके गाँव से आप अकेले पैदल यात्रा के लिए निकले कि और भी लोग हैं? मैं पूरे हल्के में 84 गाँव है, 84 गाँव से एक पहला आदमी ऐसा हूँ जो विधायक मनमोहन भड़ाना जी की कावड़ लेने आया हूँ। क्या बात है, आप पहले आदमी ऐसे हैं जो इनके लिए पैदल कावड़ लेने गए? मेरा प्यार प्रेम इतना आज विधायक के साथ। अच्छा, हाँ जी। तो अब आप कितना किलोमीटर पैदल अभी तक चल चुके हैं और कितना अभी बाकी रह गए हैं? अभी 7-8 किलोमीटर बाकी चल चुके हैं, 172 किलोमीटर के करीब गाँव रह गया। अच्छा, हाँ जी। तो आप पहुंचेंगे तो विधायक जी के पास ये जल देंगे और फिर वो मंदिर में चढ़ाएंगे? हाँ जी। हम अच्छा, भोलेनाथ की कितनी भक्ति है अब, क्योंकि भोलेनाथ का तो आप मानते होंगे उनको और इसीलिए आप हर की पौड़ी भी पहुंचे, आपने वहाँ से गंगा जल लिया है और अब आप भड़ाना जी के पास ले जाएंगे। हाँ जी, कितना महत्व है जीवन में? बहुत ज़्यादा महत्व है जी। हमें तो खुशी आ रही है बस पूरी जी, शायर है जी। देखिए, हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की कावड़ जो है हमें जो कावड़ मार्ग है वहाँ पर नज़र आ रहा है और इस कावड़ में आप देखेंगे तो देखिए इतनी भारी कावड़ जो है वो पैदल यात्रा कर लेकर जा रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो चाहते थे कि मनमोहन भड़ाना जो है वो विधायक बने और वो बने और उसकी खुशी में जो है वो कावड़ लेकर पैदल यहाँ से यात्रा करेंगे और अपने गाँव पहुँचेंगे। गाँव पहुँचने के बाद विधायक जी को ये जल देंगे और उसके बाद विधायक जी जो है इस जल को मंदिर में चढ़ाएंगे। तो आप समझिए कि कितनी लोकप्रियता उनकी है और इसी तरीके के अलग अलग तरीके के कावड़ जो है हमें इस कावड़ मार्ग में देखने को मिल रहे हैं। हरिद्वार से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। वहीं 11 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। वहीं प्रशासन कावड़ यात्रा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इस दौरान प्रशासन हाईवे और संपर्क मार्गों को पूरी तरह से दुरुस्त किए जाने का दावा लगातार कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आपको बता दें कि लक्सर के कई सड़क मार्ग ऐसे हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं। मरम्मत का काम अभी तक प्रशासन की तरफ से पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से कावड़ियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रशासन के खोखले दावे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से देखी जा रही है कि कावड़ पटरी में भी ये लक्सर का जो मुख्य मार्ग है, लक्सर हरिद्वार को जोड़ने वाला, इस पर भी काम चल रहा है। कभी ये सेट होगी, कभी इस पर वाहन चालू होंगे और तमाम क्षतिग्रस्त हुई पड़ी है। बराबर में देखिए कट्टे लगे पड़े हैं। ये कुछ नहीं है, प्रशासन के खोखले दावे हैं। आज से सावन मास शुरू हो गया है, यानी एक तरह देखा जाए तो कावड़ यात्रा विधिवत शुरू हो चुकी है और अभी आपने देखा भी होगा कि तमाम यातायात अब लक्सर की तरफ को डाइवर्ट हो जाएगा, यानी 14 तारीख से डाइवर्जन हो सकता है। लेकिन प्रशासन द्वारा जो सड़कों के यानी जो हाईवे है और उसके संपर्क मार्गों के दुरुस्तीकरण के दावे थे वो हवाई नजर आ रहे हैं। मैं आपको कैमरे के अंदर से दिखाना चाहूंगा, ये देखिए किस तरह के गड्ढे हाईवे में बने हुए हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि 1 साल पहले जो गड्ढे बने थे बरसात के दिनों में, वो आज भी मुंह बाए खड़े हुए हैं। अब आनंद फानंद में प्रशासन द्वारा यानी कि जब पूरी की पूरी कावड़ यात्रा सर पे आ गई है तब ये कार्य शुरू करागा, यानी गड्ढों को भरने का कार्य अब शुरू किया जा रहा है। कई सीमेंट के गड्ढों में मिट्टी भर करके
सड़क किनारे लगाई जा रही है, तो कहीं कुछ जगह सीमेंटेड सड़कों के जो किनारे हैं वो भरे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैमरे की नजरों से किस तरह से ये पूरा कार्य चल रहा है। अब ये भी सवाल खड़ा होता है कि यदि यातायात ज्यादा बढ़ा, यानी कि जो कांवड़ यात्रा एकाएक बढ़ गई और सड़क पर ज्यादा भीड़ रही या फिर जाम की स्थिति बनी, तो ऐसे में दुर्घटनाएं होना तय है। और ये भी कहा जा सकता है साथ में कि जिस तरह से प्रशासन ने कहा था कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से एक पखवाड़े पहले, यानी दावे तो 1 महीने पहले, लेकिन 1 पखवाड़े पहले तमाम सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाएगा, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो दावा खोखला साबित हुआ है। ये देखिए आप, ये काम चल रहा है, इसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं। ये कौन से विभाग द्वारा काम कराया जा रहा है? बच्चे हमें नहीं पता कौन से विभाग। आपको पता ही नहीं काम कर रहे हैं आप? नहीं, ठेकेदार को पता नहीं, आपको टेंडर किसने दिया? ठेका किसका? ठेका प्रदीप। प्रदीप। हाँ जी। ये कौन है प्रदीप? ठेकेदार है? हाँ जी, ठेकेदार। अच्छा, ये पता नहीं किस विभाग, कौन विभाग काम ना करा रहा है? विभाग का नहीं। इन्हें ये भी मालूम नहीं है कि कौन सा विभाग कार्य करा रहा है। ये कह रहे हैं कि जो कोई ठेकेदार है वो कार्य करा रहा है। तो ये सवाल है सबसे बड़ा कि कहीं ना कहीं जिस कांवड़ यात्रा को लेकर के पूरी सरकार गंभीरता दिखाती है और प्रशासन मुस्तैद नजर आता है, तो कहीं ना कहीं सड़क के मामले में, यानी कि यातायात के मामले को दुरुस्त करने के मामले में पिछड़ता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात है कि कब तक ये सड़क पूरी तरह से गड्ढों से मुक्त होती है और यातायात सुचारू चल पाती है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। चलिए बात करेंगे अगली खबर की, जहां सनातन नगरी हरिद्वार में एक बार फिर से अवैध मजार निर्माण का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि हरिद्वार के सुमन नगर में टिहरी बांध परियोजना के लिए आवंटित सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मजार बना दी गई है। अब इस खबर की जानकारी में आते ही हिंदू संगठनों में रोष देखने को मिल रहा है और साधु संत भी इसकी निंदा कर रहे हैं। इसको लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी का कहना कि केवल हरिद्वार में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में अवैध तरीके से मजार देखने को मिल जाती है। यहाँ तक कि जंगलों में भी अवैध मजार बनाई गई है, जो हमने स्वयं देखी है। उन्होंने कहा कि मजार बनने की वजह से लैंड जिहाद और लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए जितनी भी मजारें हैं इनको तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। एक हरिद्वार में नहीं, पूरे उत्तराखंड में जहाँ भी आप जाएंगे, यहाँ तक कि जंगलों में भी जो है अवैध मज़ारें बनाई गई है और हमने स्वयं देखा है। मैं ये कहना चाहूँगा, जिस दिन ये मज़ारें बननी शुरू हो जाएगी, लव जहाद समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले इनका जो मज़ार बनती है, लैंड जहाद शुरू हो जाता है, उसके पश्चात इनका लव जहाद शुरू होता है। लव जहाद कैसे शुरू होता है? जब लैंड जहाद शुरू हो जाएगा, इनको लैंड मिलेगी, एक्वायर हो जाएगी, मज़ार बनाएंगे, वहाँ ये लोग आना जाना शुरू कर देंगे। उसके पश्चात जितनी भी हमारी हिंदू बच्चियाँ हैं वहाँ आना जाना शुरू हो जाएगा, उनके पीछे ये भागना शुरू कर देंगे और लव जहाद की शुरुआत जो है मज़ार से ही होती है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, जितनी भी अवैध मज़ारें हैं इनको तुरंत हटा दिया जाए। वहीं उत्तराखंड में अवैध मजारों समेत अन्य अतिक्रमण गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसकी बड़ा अखाड़ा के महामंडलेश्वर उपेंद्र प्रकाश ने सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इसे सरकारी संपत्ति या किसी की प्राइवेट संपत्ति पर कब्जा करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। ये एक प्रकार से हम सब देखते हैं कि कई बाजार ऐसे हैं जो सरकारी संपत्तियों पर बनी हुई हैं, सरकार को उन्हें हटाने का काम भी करवा रही है, जिसकी बहुत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देवभूमि बहुत छोटा पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर अगर सड़कें, किनारे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या घनी आबादी के क्षेत्र में कब्जा हो जाएगा तो नागरिक कई सालों तक लड़ता रहता है। सरकारी संपत्ति या किसी की प्राइवेट संपत्ति को कब्जा करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये एक प्रकार से हम सब देखते हैं कि अनेकों मज़ारें जो सरकारी संपत्तियों पर बनी हुई है, सरकार को उन्हें त्वरित कार्रवाई करते हुए तोड़नी चाहिए और वो संपत्ति को बहाल करने की बहुत आवश्यकता है। सरकार को जो मज़ारें तोड़ी है या जो भी सरकारी संपत्तियों पर कब्जे हैं उनको हटवाया गया है, ये बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय कदम है सरकार का। वहीं बीसीसीआई अब उत्तराखंड में अपना क्रिकेट स्टेडियम बनाने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर पिच क्यूरेटर के साथ उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की टीम ने जमीन फाइनल भी कर दी है और अगले 1 साल में यहां पर एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। अब उत्तराखंड में क्रिकेट स्टेडियम बनने जाएगा। बीसीसीआई की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है। क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से जानकारी दी गई, जहाँ खेलों के क्षेत्र में उत्तराखंड लगातार नए आयाम स्थापित करता जा रहा है और इसी के चलते ये बहुत बड़ा कदम बीसीसीआई का माना जा रहा है।
एसोसिएशन का अपना एक ग्राउंड होना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि अगर वो ग्राउंड मिल जाता तो आज IPL यहाँ हो रहा था, इंटरनेशनल मैचेस यहाँ हो रहे होते। हालांकि सरकार का कॉपरेशन है, उनका भी कुछ अपनी टेक्निकली या लीगलिटी जो भी होगा तो मैं तो नहीं कहता कि सरकार का कॉपरेशन तो है कि हम चाह रहे हैं कि इसको नेक्स्ट सीज़न का एटलीस्ट BCCI के डोमेस्टिक जो मैचेस होते हैं वो होल्ड कर ले। इससे होता है कि हमारे पास ना फिर बड़े मैच मिलने लगते हैं। अभी आप देखो को जूनियर लेवल के वुमेंस का मिलता है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं सैयद मुश्ताक अली हुआ या T20 हुआ और सॉरी विजय जारे हुआ, ये मिल जाएंगे। तो 3 ग्राउंड आपको बस अच्छे हो जाएंगे ना, ईश्वर की जगह है और स्टेडियम और अपना ये जो बनता नया। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प